नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हैं। ब्रिक्स में भारत के अलावा मेजबान दक्षिण अफ्रीका, चीन, रूस और ब्राजील शामिल है। इसमें रूस को छोड़कर बाकी सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस महत्वपूर्ण समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर डायलॉग को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल्दी ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा और वो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया की वृद्धि का इंजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा है कि मिशन मोड में किए गए सुधारों ने भारत में कारोबार सुगमता को बेहतर बनाया है और उन्होंने उद्योगपतियों को देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित भी किया है। डिजिटल लेन देन के मोर्चे पर भारत की प्रगति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेयर यानी यूपीआई का इस्तेमाल करने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका एक साथ मिलकर वैश्विक कल्याण, खासतौर से ग्लोबल साउथ में अहम योगदान दे सकते हैं। दरअसल करीब 2 दशक तक ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन रहे चीन के लिए आजकल चारों तरफ से नेगेटिव खबरें आ रही हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर है। एक्सपोर्ट्स लगातार आपको बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो है वो किस तरह गिरता जा रहा है। खपत कम हो गई है और रियल एस्टेट भी बैठ गया है। विदेश निवेश गिर रहा है और विदेशी कंपनियां चीन से बोरियां बिस्तर समेट रही है और अमेरिका के साथ तनाव किस कदर बढ़ रहा है ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर भारत की इकोनॉमी को लेकर चारों तरफ से सकारात्मक खबरें भी आ रही है। भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यानी कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत अब एक बार फिर से अर्थव्यवस्था का विश्व गुरु बन सकता है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा। यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया। पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं उनसे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है। रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। हमने पब्लिक सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भारत ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की और एक बड़ी छलांग लगाई है। इसका सबसे अधिक लाभ हमारी ग्रामीण महिलाओं को मिला है। तो मुद्दा में दरअसल आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिक्स सम्मेलन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिक्स बिजनेस फोरम में जिस तरह से उन्होंने अपना संबोधन दिया उसके क्या मायने निकाले जाएं, समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेश गोयल जी हैं, पूर्व राजनयिक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत वक्त बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। और अश्विनी राणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री है। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। सुरेश जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके साथ ही करती हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना, जानना, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे हमारे दर्शकों को कि ये ब्रिक्स बिजनेस फोरम भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी, थोड़ा समय लगेगा। मैं 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब ये आरआईसी शुरू हुआ था 2009 से पहले जी, और फिर 2009 में ये आरआईसी बढ़कर के ब्रिक बन गया था। ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। उस समय उम्मीद थी। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, जब ये आरआईसी शुरू हुआ था मैं उस टाइम पर मिनिस्ट्री में रशिया के कामकाज देख रहा था
और ये ट्राइलेटरल डायलॉग इंडिया, रशिया और चाइना के बीच में, इसके बारे में रशिया से काफी बातचीत हुई थी, वो काफी कीन से करने के लिए, क्योंकि उस समय जब ये कोल्ड वॉर खत्म हो गया था तो इकोनॉमिक पोल्स की ऑल्टरनेटिव के लिए रशिया, चाइना, इंडिया 3 देश ऐसे थे जो कि दुनिया समझती थी कि एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक गोल के पोल के तौर पर उभर सकते हैं ये। तो रशिया, इंडिया, चाइना के डायलॉग से ये उम्मीद थी कि एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनेगा ये। जी। अब दिक्कत ये हुई है कि जो ऑल्टरनेट इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म जो बना है, उसके बाद में ब्राजील ऐड हुआ और साउथ एशिया ऐड हुआ। ये ज्यादातर कंट्रीज अब इसको एंटी वेस्ट ग्रुपिंग देखना शुरू कर दिया है। ये जहां तक मैं समझता हूं, अभी जो हालात हैं उसमें कोई एंटी वेस्ट या एंटी चाइना या एंटी रशिया इस तरह की बातें चलनी बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि दुनिया जिस इकोनॉमिक दौर से गुजर रही है तो उसमें खाली एक बात मेरी समझ में जो ऑप्शन है वो ये है कि डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज सब मिलकर के आगे आए और आपस में काम करके दुनिया को जो ये एक इकोनॉमिक आपदा आ रही है उससे बाहर निकाला जाए। जी। G20 में जब हमने एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की बात करी थी, वो यही थी कि हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्लोबल साउथ की वॉइस को। उसमें अफ्रीका मेन पार्टनर है, डेवलप कंट्रीज है, वो मिलकर के आपस में देखेंगी कि आपस में ये इकोनॉमिक सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। जी। तो ये जो ब्रिक्स है, ये अगर ये एंटी वेस्टर्न अलायंस, चाइना सेंट्रल वो एक ग्रुप बनता है तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर एक ये ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनता है जिसमें कि जो ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज अपनी मुसीबतें को इकट्ठा करके साझा करें साउथ साउथ कोऑपरेशन के प्लेटफॉर्म के बीच तरफ से, तो फायदा रहेगा ये। मुझे निराशा थोड़ी सी हाथ लग रही है कि इन 5 कंट्रीज में अभी तक कोई ये नहीं देख रहा है कि ये जो आर्थिक हालात पैदा हो रहे हैं इसको कोई भी देश अकेले हल नहीं कर पाएगा, उन्हें साथ में आना होगा। और मुझे उम्मीद ये है कि अगले 1-2 दिन में ब्रिक्स जो है ऐसा कोई हल निकालेगा जिसमें कि इनकी कोऑपरेशन आगे बढ़े। नहीं, ये कितना मुश्किल लगता है। आप कह रहे हैं कि सभी को साथ आना होगा, आके आना होगा, कुछ देशों को आगे बढ़ना होगा। लगता है कि मुश्किल है, चुनौती है? चुनौती लगती है मेरे को। हाँ। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं जैसे जो स्पीचेज आ रही हैं। हाँ। और मैं साफ साफ कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री, जिनका की एक बड़ा ग्लोबल विजनरी रहा है, ये G20 में उन्होंने ग्लोबल साउथ को आगे लाए, तो मुझे तो ये लगता था कि जब ये बिजनेस फोरम में अपनी स्पीच देंगे तो खाली भारत की बात करने के अलावा वो ये बताएंगे कि भारत बाकी देशों के साथ मिलकर के किस तरह से काम कर सकता है। उसके ऊपर अभी बात आगे नहीं आई है। उम्मीद है देखिए शायद आगे कभी आए। ठीक है, अश्विनी राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है और भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये हमारा लक्ष्य है। इस बीच आपको कितनी चुनौतियां लगती हैं, कितने चैलेंजेस आप देख पाते हैं बीच में, और क्या लगता है कि हम एक सही पथ पर आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से भारत जो है एक ऐसे पथ पे बढ़ रहा है कि हम लोग इन चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम भारत जो है विश्व की 3री अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगा। विकासशील जो देश है, तो विकसित देश है, उस श्रेणी में विकासशील से आ जाएगा। अब ये क्या है कि सुरेश जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कुछ इस प्रकार से नहीं कहा, लेकिन मुझे क्या कहना है कि प्रधानमंत्री जी पहले से ही ये जो भी विश्व पटल पे बात आती है उसमें कहते हैं कि वन जो वर्ल्ड है, वन सन है, उस तरह की थ्योरी के ऊपर वो बात करते हैं। लेकिन क्या है कि भाई कभी कभी अब जिस प्रकार से चाइना है, मैं तो उसमें सीधे सीधे कहूंगा कि आज चाइना के ऊपर जो विश्व के देश हैं उनका भरोसा कम हुआ। लोग वो जो मॉडल था, जो वहां से सप्लाई चेन थी, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, वो सभी यूनिट वो जो कंट्री है वो भारत की ओर देख रहे हैं और यहाँ पर वो शिफ्ट कर रहा है। उनको देख रहा है एक्चुअली क्या है कि भाई जो चीन है
में आर्थिक जो मंदी का दौर है उसमें चीन का भी बहुत बड़ा रोल है। चीन ने जो इतना लोगों को कर्ज दे के अपने जाल में जो फंसाया है, उसके कारण से बहुत सारे देश जो कम से कम 150 देश हैं उनको उसने अपने उसमें ग्रिप में फंसाकर और अब वो खुद उसमें फंस चुका है। तो भारत एक विश्व को भी दिखता है कि भारत आने वाले समय में इस प्रकार से आर्थिक विकास की ओर है और वो जो है विश्व का नेतृत्व भी करेगा। और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं या देश की आर्थिक नीतियां हैं उसके कारण से देश आगे बढ़ रहा है। मतलब हम 3 ट्रिलियन से आगे बढ़ चुके हैं और जल्दी ही जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बन जाएगा, बन सकता है, उसमें कोई था। लेकिन ये जो संकेत दिख रहे हैं विश्व में आर्थिक मंदी के, बिल्कुल भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए अग्रसर है। हमारे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, मैं सीधा रुक आपका कर लेती हूँ अब क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ऐसे में जो हालात चीन के साथ चल रहे हैं सर वो तो सार्वजनिक है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अरुणाचल प्रदेश की बात करें या फिर जिस तरह से चीन हमेशा गुस्ताखी करता रहता है, अब ऐसे में जब ये आमने सामने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री यहाँ से गए हैं, वो वहां से आए हैं, दोनों की मुलाकात इस तरह से होगी, तो क्या लगता है कि मुलाकात में कुछ बात होगी और बात होगी तो बात आगे तक बढ़ेगी? सॉरी, बात मेरे को हंसी इसलिए आई कि जो आपने बड़े शायराना अंदाज में बोला कि बात आगे तक बढ़ेगी, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हम इतने नाउमीद नहीं है। लेकिन मुझको नहीं लगता कि बात आगे बढ़ेगी। बात होगी, मुलाकात होगी, नमस्ते समस्ते सब हो जाएगी, निहा हो जाएगा। लेकिन जो चल रहा है मामला, अगर बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद होती, जो अभी कोर कमांडर के लेवल पर मीटिंग हुई थी, उस पर कोई ना कोई सिग्नल ऐसा जरूर मिलता कि चाइना इस मामले को सुलझाने में उत्सुक है। लेकिन ऐसा कोई इशारा नहीं मिला है। बल्कि अगर मैं आज के पेपर की न्यूज देखूं तो उसमें लिखा है हो सकता है कि वो लिमिटेड तौर पर डिसएंगेजमेंट करें, ये करें वो करें। अब ये लिमिटेड तौर का डिसएंगेजमेंट मतलब क्या है? ये कितना लिमिटेड कि मैंने 4 कदम ले ली है तो मैं 3 कदम पीछे हट जाऊंगा या 1 कदम पीछे हट जाऊंगा तो 3 कदम फिर भी मेरे पास रहेगा। तो ये बात चलने वाली नहीं है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि चीन और भारत का जो बीच में डिफरेंसेस हैं वो खाली एक सीमा को लेकर के नहीं है। सीमा का वाद विवाद है, लेकिन विवाद ज्यादातर इस चीज का, अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें इसकी, कि जब तक चीन को लग रहा था कि भारत एक उनका ऑप्शन बन सकता है बाकी देशों के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ करके, इंडस्ट्री के लिए, तो वो मैंने ये भी देखा है 2009 से लेकर के 2014-15 तक, 13-14 तक खासतौर पर उन्होंने काफी जो है कोशिश करी कि भारत से उनका जो कोऑपरेशन है आगे बढ़े। जब उन्होंने देखा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस लेवल पर आ गई है कि चाइना को हम छू भी नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे, और फिर अमेरिका का मामला आ गया, तो उसको लेकर के और शी जिनपिंग की अपनी एस्पिरेशन से तो वो थोड़ा पीछे हट गए हैं ये। तो बहरहाल बात ये है, मुझे नहीं लगता कि आजकल के दौर में चीन बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके भारत से अपने मसले सुलझाने के लिए चाहता है। और वो जो कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटीज होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। मैं एक चीज कहूंगा खाली, देखिए, हमको मालूम है अच्छी तरह से कि चीन से हमारे मसले सुलझने वाले नहीं है, क्योंकि चीन की ग्रोथ रेट अगर स्लो हो भी गई है, हमसे काफी आगे है। हमें जोर देना चाहिए कि हम अपने मामलों को ठीक करें, ताकि चीन को अपने आप ही जरूरत महसूस हो कि उनको हमसे अपने मामले सुलझाने हैं। अभी तक चीन को यह महसूस नहीं हो रहा है, और चीन को महसूस नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बाकी जगह एशिया में भी उसकी पांव फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अफ्रीका में जो ज्यादातर देश है वो भारत को समझते हैं। अगर उनको भारत से मदद मिलेगी आगे, तो वो चीन की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ेंगे।
इसीलिए मैंने कहा था पहले वाले रिमार्क में कि अगर हम कुछ ऐसा ऑफर करें अफ्रीका को कि हम आपके साथ में और हम सब मिलकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीन को थोड़ा सा असर होगा। जी, बस चीन को ये एहसास दिलाना कितना जरूरी आप समझते हैं? क्योंकि आपने कहा कि चीन को तो एहसास दिलाना होगा, लेकिन उसके लिए और क्या कदम उठाने चाहिए सुरेश जी? मेरे ख्याल है चीन को बोलने से एहसास नहीं होगा, क्योंकि चीन काफी अक्लमंद है, इससे बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है, उनको इशारा काफी होता है, तो समझ रहे हैं कि हमको दिक्कतें हो रही है और कि किस तरह से हम दिक्कतें सॉल्व करते हैं। तो हमें बिना कहे अगर हम अपने चारों तरफ ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें कि लगे कि हमारे साथ विश्व में काफी मुल्क हैं और हमारा एक असर बढ़ रहा है उनके ऊपर, तो वो धीरे धीरे खुद ही समझेंगे कि भारत को अलग थल करके उनका काम नहीं चलता। तो मैं समझता हूं कि हमें अपना सहयोग बाकी देशों से ठीक करना होगा, खास तौर पर अफ्रीका के लिए जहां पर 54 कंट्रीज हैं, हर एक को वहां पर टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हर एक को आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम करें ये काम तो हमारे लिए काफी ये बड़ा प्रोडक्टिव ये स्टेप होगा ये। जी ठीक है सुरेश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं तो फोकस्ड रहते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। अब प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में गए हैं तो वो भी फोकस्ड है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ वो गए हैं वो उद्देश्य को पूरा कर लिया जाएगा या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरा 100% दिया जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि संबोधन में कहीं ना कहीं कमी थी, वो कमी के साथ साथ तमाम और बाकी चीजों के मद्देनजर क्या आपको लगता है कि हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं क्या? जी, ये मेरे से पूछा, सॉरी। जी जी जी, अभी मैंने बताया कि प्रधानमंत्री का विजन काफी क्लियर होता है यूजुअली। हाँ। इससे पहले मैंने उनकी स्पीच देखी है। हाँ। तो इसीलिए मेरे को उम्मीद ये है कि अभी इस वाले चरण में उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया है कि भारत एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है। मुझे उम्मीद ये है कि अगले वाले चरणों में वो क्लियरली कहेंगे कि भारत उनके साथ देने के लिए और क्या क्या कर सकता है, ये जरूरी है। जी ठीक है अश्विनी जी, क्योंकि ये कहा जाता है कि उद्योगपतियों को जब उस तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब लगातार भारत की तरफ से कोशिशें की जा रही है, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे फिर वो नेशनल लेवल पे हो, लगातार कोशिशें की जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई मंत्रियों को अपने भेजा था दूसरे देशों में और ये कहा था कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में लाया जाए। प्रधानमंत्री भी ये कोशिश करते हैं कि भारत में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आए, लेकिन उस तरह पर क्या लगता है कि वो कोशिशें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है या जितनी कोशिशें अभी तक 2014 के बाद से या 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में की गई है, क्या उसके बाद कुछ असर आपको दिखता है कि बेरोजगारी कम हो गई या उतना अच्छा हम माहौल दे पा रहे हैं उन इन्वेस्टर्स को जो कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा युवाओं को नौकरियां मिल रही है, कुछ ऐसा फर्क जो अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर प्रभावित करे? देखिए, निश्चित रूप से है वो, उसका सीधा सीधा असर दिख रहा है। यूपी में भी दिख रहा है और पूरे देश में दिख रहा है। अगर हम यूपी की अगर स्पेसिफिक बात करें तो अभी पिछले सप्ताह स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई, उसमें इनकम टैक्स जो रिटर्न भरने वालों की संख्या जिन प्रदेशों में बढ़ी उसमें से एक नाम यूपी है। उत्तर प्रदेश में अगर इनकम टैक्स पे करने वाली की संख्या बढ़ती है, सीधा सीधा लगता है कि वहां पर लोग जो है उनको रोजगार भी मिला है, वो काम भी मिला है और जो उद्योगपति हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। और इन सब चीजों के लिए जो चीजें जरूरत होती हैं वो ये सरकार चाहे प्रदेश की हो या देश की हो, वो इन्वेस्टर को देने के लिए तैयार है, दे रही है। उनको क्या चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर देश में भी और प्रदेशों में भी जो है वो अच्छा करने की कोशिश हो रही है और अच्छा हो रहा है। और उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप रेलवे की कनेक्टिविटी कहो, एयरपोर्ट कहो, रोड कहो, सारी चीजें इस प्रकार से अच्छी बन रही हैं और अच्छी आगे बढ़ रही है। तो इन्वेस्टर को यही चाहिए। फिर ईजर डूइंग तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा और योगी जी भी कहते हैं कि हम उनके लिए तैयार हैं। लेकिन एक अभी जो एक मैं कहता हूँ ब्लैक स्पॉट है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को रोकने में, कुछ लोग हैं देश में
जो कि देश में अराजकता फैलाकर और पूरे विश्व में दिखाना चाहते हैं कि यहाँ शांति नहीं है। उन लोगों को कंट्रोल करना भी सरकार का काम है। तो अगर सरकार उन लोगों को जो इस प्रकार से अराजकता फैलाना चाहते हैं किसी रूप में भी, उनको अगर वो कंट्रोल में रखती है तो बाकी कोई समस्या देश में नहीं है, ना प्रदेश में है कि इन्वेस्टर ना आए, उद्योग ना लगे, उद्योग बढ़े नहीं। हर चीज जो है वो उस योजना के तहत वो जो आगे बढ़ रही है, सिर्फ वही है। और जो मैं कहता हूँ कि अपोजिशन, देश के अंदर जो अपोजिशन है उसका होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो अपोजिशन पॉजिटिव थिंकिंग की होनी चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं। अगर देश का विकास होगा तो वो भी देश में है, उनका भी विकास होगा। अगर हम कम से कम देश में अपने, अब आप कई बार बाहर आप देखते हैं कि आपका ओपिनियन यूएस में देख लीजिए, अलग लॉबी रहती है, लेकिन जब देश की बात होती है दे आर यूनाइटेड। तो हमारे को भी वही करना पड़ेगा कि हम अगर देश की बात आती है, देश के विकास की बात आती है, वी शुड स्टैंड यूनाइटेड। एक विश्व में जाना चाहिए कि हम सब इकट्ठा है, हम उसके लिए अलग नहीं है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हमें एक होकर दिखाना होगा और नेगेटिविटी फैलाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ होगा। हम देखिए कोरोना में कई देशों से अच्छा हमारा यहाँ मैनेजमेंट रहा, जो कि बड़े बड़े विकासशील देश थे, उनकी हालत क्या हुई। और उसके बाद सर किस तरह से अर्थव्यवस्था में उछाल आया ये भी हम सबने देखा। एक बेहतर तरीके से, एक बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट देखा गया सरकार की तरफ से, जिसने बहुत बेहतर तरीके से पटरी पर अर्थव्यवस्था को लाने में बहुत मदद की। बहरहाल एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा दिया, तमाम और सेक्टर्स को भी बढ़ावा देने की कोशिश की गई, जिससे कि जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी के साथ आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, आप इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।